चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी जो भक्ति काल था उसकी क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी। तो परिचय देखेंगे। परिचय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं भक्ति काल जो कि हमारा 14वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इसी जो भक्ति काल था इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। यह काल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था जिसमें धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस युग ने भारतीय समाज को धार्मिक और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य प्रवृत्तियां कि इस टाइम की क्या क्या मुख्य प्रवृत्तियां थी। तो पहली आप लिखेंगे सामाजिक समानता का संदेश। किस तरह से भक्ति काल के संतों और कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया था। उदाहरण के लिए कबीर और रैदास जैसे संतों ने समानता पर जोर दिया और ईश्वर को पाने के लिए कर्म और प्रेम को महत्वपूर्ण माना था। यानी ऊंच नीच को खत्म करके जो प्रेम है और जो कर्म है उन पर बल दिया गया था। जाति पाति पीछे नहीं कोई, हरि को भेजे सो हरि को कोई, यानी कोई भी जाति पाति से ऊंचा नहीं होता। जो हरि को पाले वही ऊंचा है और वही हरि तक पहुंच सकता है, यानी मोक्ष या फिर ये कहें भगवान तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप निगुण और सगुण भक्तियों का विकास। किस तरह से इनका विकास हुआ। निगुण भक्ति कबीर, रैदास और दादू जैसे संतों ने निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। यानी ये जो थे ये निगुण भक्ति को मानते थे, यानी ये कोई भी ईश्वर की छवि या फिर ईश्वर का कोई भी रूप नहीं मानते थे। ये सिर्फ मानते थे कि ईश्वर है बट उसका कोई रूप या फिर उसकी कोई मूर्त या ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मूर्त या फिर कोई भी उसका रूप नहीं है। आपको सिर्फ अपने गुणों पर और अपनी प्रेम भावना पर विकास करना है, उसे बढ़ाना है, ना कि मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी है या फिर ये सोचना है कि भगवान का कोई रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे थे वो थे हमारे सगुण भक्ति। तुलसीदास हो गए और सूरदास जैसे कवियों ने राम और कृष्ण की उपासना को प्रमुख स्थान दिया था। और जो तुलसीदास और जो सूरदास थे उन्होंने जो राम जी होते हैं और जो भगवान हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया था। अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सगुण और निगुण धारा के संतों ने भक्ति को सरल और सुलभ बना दिया, क्योंकि दोनों ही जो भक्त थे चाहे वो सगुण हो या निगुण हो, दोनों ही प्रेम भावना और मनुष्यता को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। कभी भी ये नहीं कि आप भगवान की मूर्त को पूजते हो, आप नहीं पूजते हो तो दोनों आपस में लड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों का जो मोटिव था वो यही था कि अच्छे कर्म करें और बुरी चीज़ों से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और साहित्य का लोकमय रूप। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भक्ति काल में सरल और भावपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक रचना हुई। ठीक है, इसने जनता के हृदय तक पहुंचने में मदद की। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म और भक्ति की प्रधानता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस काल में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम और भक्ति का मार्ग बताया गया था। सभी संतों ने ईश्वर को सर्वव्यापक और सम्मान माना। इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मन चंगा तो कटौती भी गंगा। इसका आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संगीत और काव्य का संगम। किस तरह से। पहला आप इसमें लिख सकते हैं भक्ति साहित्य में काव्य और संगीत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सूरदास के पद और मीराबाई के भजन इस समन्वय को श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि जो सूरदास है उनके जो पद हैं और जो मीराबाई के भजन है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट आप हम देखेंगे समाज सुधार की दृष्टि। किस तरह से। पहला आप इसमें लिख सकते हैं भक्तिकाल कविताओं ने समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरताओं पर विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इनके उद्देश्य में प्रेम, समर्पण और सामाजिक सुधार का संदेश होता था, यानी संदेश ये देते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भक्ति काल ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि भारतीय समाज को भी नई दिशा दी। इस युग में प्रभाव न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से दिखाया गया। भक्ति काल के इस युग ने
भारतीय संस्कृति को धर्म, समाज और साहित्य के स्तर पर एकजुट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो और वाला क्वेश्चन है, यानी इसके जो और या ये कहूँ अथवा में जो दिया गया है, इसके अथवा में है भारतेंदु युगीन साहित्य के महत्व का विवेचना, यानी जो भारतेंदु युगीन साहित्य था उसके जो महत्व है उसके ऊपर आपको विवेचना करनी थी। तो परिचय देखेंगे, परिचय में आप लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जो जीवन काल था वो 1850 से 1885 तक था। हिंदी साहित्य भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। यह युग हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रारंभिक चरण था, क्योंकि इस युग के बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक जो चरण था वो प्रारंभ हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा और हिंदी का प्रतीक की ओर अग्रसर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मुख्य जो भाग हैं। इसके पहला आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय चेतना का जागरण। भारतेंदु युगीन साहित्य ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में उनके लेख ने लोगों को संगठित और जागरूक किया था। नाटक अंधेरे नगरी सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और शैली का विकास किस तरह से भारतेंदु ने हिंदी साहित्य सरल और सुगम बनाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन्होंने सांस्कृतिक और फारसी प्रभावी हिंदी के बीच संतुलन स्थापित किया। उनकी कृतियां खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई, जिससे हिंदी का मानवीकरण हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पत्रकारिता और लेखन का प्रभाव किस तरह से भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इन्होंने कवि वचन सुधार, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। यह पत्रिकाएं हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुधार का संदेश किस तरह से भारतेंदु युग में साहित्य में समाज सुधार का प्रमुख स्थान था। इन्होंने नारी शिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। उनकी रचनाएं महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के पक्ष में होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नाटक साहित्य का योगदान। भारतेंदु ने नाटकों को हिंदी साहित्य का विभिन्न अंग बनाया। उन्होंने नाटकों जैसे भारत, दूरदर्शन और नीले देवनीय सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। नाटकीय साहित्य ने जनता को शिक्षित और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पश्चिमी प्रभाव और आधुनिकता किस तरह से भारतेंदु युग साहित्य और पश्चिमी साहित्य और विचारधाराओं का प्रभाव था। उन्होंने भारतीय परंपराओं और पश्चिमी आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष को आप लिख सकते हैं भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभिक चरण था। इस युग ने हिंदी को साहित्यिक, पत्रकारिताओं और समाज सुधार का माध्यम बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और आधुनिकता की नई दिशा दी। उनके योगदान को हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य काल की दृष्टि से रैदास की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए, यानी हमें इसमें रैदास जी के बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं इसके परिचय में आप लिख सकते हैं रैदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और निपुण काव्य धारा के कवि हैं। उनकी कविताएं ईश्वर के प्रति भक्ति, संपूर्ण समर्पण और सामाजिक समानता का संदेश देती हैं। रैदास की रचनाएं काव्य काल की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी हैं, जिनमें भाषा की सादगी और गहनता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य भाग। तो इसके अंतर्गत पहले आप लिख सकते भक्ति और दर्शन का प्रभाव किस तरह से रैदास की कविताओं में निपुण भक्ति का गहरा प्रभाव है। इनकी कविताएं ईश्वर की सार्वभौमिकता और सर्वसुलभता को व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए मन चंगा तो कटौती गंगा, ये आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और शैली। रैदास की कविताओं में सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज और अवधी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग उनकी कविताओं जनता के करीब बनाती है। भाषा सहज और प्रचलित मुहावरों से समृद्ध होती थी, यानी ये जो है ये भाषा तो अच्छी यूज करते थे, इजी, और साथ में मुहावरों का भी यूज करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक चेतना। उनकी कविताएं सामाजिक चेतना और मानवता का प्रचार करती हैं। जाति पाति और भेदभाव का विरोध उनकी कविताओं का मुख्य विषय था। जाति पाति पीछे नहीं
हरि को भेजे सो हरि को होई, ये आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं, जिसमें इन्होंने जातीय और ये सभी जो व्यवस्था होती है इनका विरोध किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गहन भावनाएं और प्रतीकात्मकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं रैदास ने प्रतीकों का प्रभावी उपयोग किया, जिससे कटौती, गंगा और चंदन। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उनकी कविताएं सरल प्रतीकों को माध्यम के रूप में आध्यात्मिक बातें समझाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकप्रियता और प्रभाव। उनकी कविताएं लोक जीवन में गहराई से रची बसी हैं। भक्ति संगीत और साधु समाज में उनकी रचना आज भी गाई जाती हैं। यानी अगर हम भक्ति संगीत देखें या फिर साधु समाज देखें, उनमें आज भी इनकी जो चीज़ें हैं वो गाई और सुनी जाती हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं रैदास की कविताएं भक्ति कला और समाज सुधार का अनुपम उदाहरण है। इनकी कविता न केवल भक्ति आंदोलन को समृद्ध किया, बल्कि समाज को समानता और प्रेम का संदेश भी दिया है। ठीक है, अब हम इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसके अथवा में है बिहारी का काव्य गागर में सागर का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें जो बिहारी का काव्य है गागर में सागर, उसका उदाहरण या ये कहें उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है। तो इसका परिचय देख लेंगे। परिचय में आप लिख सकते हैं बिहारी लाल रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनकी कृति बिहारी 87 में 1700 दोहे हैं, जो उनकी काव्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके दोहों को गागर में सागर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह कम शब्दों में गहरी और काव्य व्यापक बातें बोलने का सक्षम रखते थे। यानी कम शब्दों में वो बहुत बड़ी बात बोल जाते थे। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख भाग हैं उसमें आप पहला लिख सकते हैं गागर में सागर की विशेषताएं। तो पहला आप इसमें लिखेंगे बिहारी के दोहे संक्षिप्त होते हुए भी यथार्थपूर्ण और प्रभावशाली हैं। ठीक है, हर दोहे एक गहन विचार, प्रभाव या दृश्य को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं नायकहीन ना होए भले वनो कोतवाल, भीतर सो बाहर भलो तासो दौड़ कर डाल। ठीक है, ये आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यानी सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं अलंकारों का प्रयोग। इसमें आप लिख सकते हैं बिहारी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और यमक जैसे अलंकारों का सद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने दोहों में काव्य सौंदर्य और काव्य चातुर्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यानी इन्होंने बहुत ज्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रेम, विवाह और संस्कृति का गहन वर्णन इनके दोहों में मिलता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं संत सेया के दोहे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगो घाव करे गंभीर, या आप इसमें लिख सकते हैं। यानी जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव जो है वो गंभीर करते हैं। ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं। तो हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। और इनकी जो कविताएं हैं, जो लेखन है इनका, उसमें हम ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और नैतिक संदेश। किस तरह से बिहारी के दोहे केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं है, उनकी सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी मिलती है। उन्होंने जीवन के यथार्थ और मानवीय संबंधों को भी चित्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा की सरलता और प्रभाव। बिहारी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय साहित्य कृतियों के लिए प्रमुख भाषा मानी जाती थी या प्रमुख भाषा थी। इसके अंतर्गत आप और लिख सकते हैं इनके शब्द चयन और व्याकरणीय कौशल ने इनके काव्य को स्थापत्य प्रदान किया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं बिहारी का काव्य वास्तव में गागर में सागर का अनुपम उदाहरण है। उनके दोहे छोटे होते हुए भी गहरा अर्थ और व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी काव्य कला हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य धरोहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बादल को घिरते देखा है काव्य का प्रतिपादन आपको करना था। तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं अज्ञाय की प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है प्रकृति के गहन सौंदर्य और मानव जीवन के प्रतीकात्मक संबंध को चित्रित करती है। इस कविता में बादल के माध्यम से प्राकृतिक छवियों का चित्रण करते हुए कवि ने मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। अब किस तरह से उजागर किया है, चलिए देख लेते हैं। प्रतीकात्मकता, यानी पहले आप इसमें लिखेंगे प्रकृति की विविध रंगों का चित्रण किस तरह से किया है। कविता में बादल, पर्वत और घाटियों का वर्णन है, जो प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य को
दर्शाते हैं। बादल जीवन के परिवर्तनशील और रहस्यमय स्वभाव को प्रतीक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मनुष्य और प्रकृति का संबंध। कवि ने प्रकृति को न केवल देखने की चीज के रूप में प्रस्तुत किया है बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने का साधन भी बताया है। यह कविता मानव और संस्कृति के सह अस्तित्व को उजागर करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। कविता में बादल कभी आनंद, कभी रहस्य और कभी उदासी का प्रतीक बनाते हैं। बादल का घिरना मानवीय जीवन की अनिश्चितता और बदलते प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे इसमें लिखेंगे भाषा और शैली का सौंदर्य। किस तरह से कविता में सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता और गहराई ने कविता को और अधिक मार्मिक बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कविता का दार्शनिक दृष्टिकोण। किस तरह से अज्ञा ने प्रकृति को मात्र दृश्य मानने के बजाय उसमें छवि आदर्शनीयता को उभारा है। जीवन के विभिन्न पक्षों और उनके बदलते स्वरूप को कविता में स्वीकार किया गया है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं बादल को घिरते हुए देखा है केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी खोजा गया है। यानी इसमें जो प्रकृति का वर्णन है बस वही नहीं, जो जीवन के अर्थ हैं, जो जीवन में हमें टाइम टू टाइम चेंज होते हैं हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में वक्त के अनुसार चेंज होते हैं, तो उन सभी चेंजेसों को, उन सभी जो परिवर्तन है उनको दिखाया गया है। यह कविता पाठकों को प्रकृति के साथ भावनात्मक और दार्शनिक जुड़ाव स्थापित करने में संदेश देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है यानी और वाला, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं छायावादी परंपराओं में प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी जो छायावादी परंपराएं हैं उसमें जो प्रसाद है उनका जो उनका स्थान है उसको निर्धारित करना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के परिचय में आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। उनकी साहित्य प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीय चेतना से अति प्रिय है। छायावादी युग हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें काव्य में रहस्य, सौंदर्य और दार्शनिकता का समावेश हुआ है। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख भाग हैं, पहला आप लिख सकते हैं छायावाद के प्रवर्तक। इसमें आप लिख सकते हैं प्रसाद छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक है। उन्होंने साहित्य को नई दिशा दी जिसमें रहस्य और सौंदर्य का विशेष स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कविता में गहराई और दार्शनिकता। प्रसाद की कविताएं दार्शनिक और विचारों का गहन भावनाओं को उत्कृष्ट मिश्रण है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कमानी में मानव जीवन के संघर्ष और आशा का चित्रण, ये आप लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गहर प्रभाव है। इनकी कविताएं हिमाद्रिंग तुंग श्रृंग से राष्ट्रीय भावना का प्रेरक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते भाषा और शैली का योगदान। प्रसाद की भाषा सरल, संगठित और मधुर है। उनके साहित्य में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और काव्यांक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविध विधाओं में योगदान। किस तरह से प्रसाद ने कविताएं, नाटक और गद्य में समान रूप से योगदान दिया है। उनके नाटक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक विषय पर आधारित है जिसमें राष्ट्रीय गौरव का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को साहित्यिक उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी रचनाएं केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहीं बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी प्रेरित किया। छायावादी युग में उनकी स्थान अद्वितीय और प्रेरणादायक है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ कई पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं क्वेश्चन पेपर में भी। चलिए इसको देख लेते हैं, वन बाय वन सभी पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान सभा ने 14 दिसंबर 1949 को स्वीकार किया है। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी अपनी सरल और सहज के कारण पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। इसके देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी जो हमारी हिंदी भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में होती है और इसका आधार संस्कृति है। हिंदी साहित्य और पत्रकारिताओं ने इसे लोकप्रिय बनाया। शिक्षा, प्रशासन और संरचना के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और पहचान का प्रतीक बनकर उभरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा सेकंड पॉइंट था
सेकंड पॉइंट था हमारा संत काव्य परंपराओं में कबीर, यानी आपको संत काव्य परंपराओं में कबीर के बारे में बताना था। संत कबीर निगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने समाज में व्यापक जाति पाति अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। कबीर की वाणी सरल सजीव और प्रभावी थी। उनकी रचनाएं जनभाषा में थीं जो समाज के हर वर्ग तक पहुंची। कबीर ने सच्चे प्रेम भक्ति और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को पाने की राह दिखाई। उनकी वाणी में व्यंग और प्रतीकात्मकता प्रमुख है जो आज भी समाज को उजागर करती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है हमारा द्विवेदी युग की विशेषता, यानी आपको इसमें द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो बतानी है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य का जो युग विकसित हुआ वह द्विवेदी युग कहलाता है। यह युग हिंदी साहित्य के विकास और साहित्य में सामाजिक राष्ट्रीय और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इस युग में काव्य के बजाय गद्य साहित्य जैसे निबंध उपन्यास और आलोचना का विकास हुआ। साहित्य में पौराणिकता के बजाय यथार्थ और राष्ट्रीय चेतना को प्रमुखता मिली। भाषा का मानवीकरण और शैली का परिष्कार इस युग की विशेषता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट था हमारा छायावाद का महत्व, यानी छायावाद का महत्व आपको इसमें बताना था। छायावाद हिंदी साहित्य में एक रचनात्मक भावनात्मक क्रांति का युग है। यह युग प्राकृतिक रहस्यवादी और मानवीय भावनाओं का संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आप इनके नाम याद कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कवि हैं छायावाद के। छायावाद ने हिंदी साहित्य को सूक्ष्मता और संवेदनशीलता प्रदान की। यह युग प्रेम प्राकृतिक और मानवीय जीवन की गहराइयों को उजागर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 5 जो कि हमारा था बेटियों की विदाई की मुख्य संवेदना, यानी आपकी बुक में जो बेटियों की विदाई है चैप्टर उसके बारे में आपको बताना था। बेटी की विदाई की मुख्य संवेदना, यानी आपकी बुक में जो बेटी की विदाई चैप्टर है उसके बारे में उसकी जो मुख्य संवेदना थी वो आपको करनी थी। बेटी की विदाई कविता में बेटी के पिता और परिवार के भीतर की गहरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। यह कविता विदाई के समय के दर्द और खुशी को बयां करती है जो बेटी के माता पिता अनुभव करते हैं। बेटी की विदाई न केवल एक सांस्कृतिक परंपरा है बल्कि परिवार के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षण भी है। कविता में बेटी के प्रति प्रेम और उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं छुपी हुई हैं, यानी जब बेटी विदा होती है तो उस टाइम पे जो उसके परिवार की और उस माँ बाप की जो स्थिति होती है वो बताई गई है और वो किस तरह से खुशी और दर्द को बयां करते हैं ये चीज़ बताई गई है। और जब बेटी विदा होकर नई यात्रा पर यानी अपने ससुराल जाती है तो उसको जो शुभकामनाएं दी जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 था वो था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय। इसमें आप लिख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अपने लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी कविताएं देशभक्ति प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं पुष्प की अभिलाषा और हिमकिरीटिनी है। उनकी साहित्य सरल प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली है, तो पाठकों के हृदय को छू लेती हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सेमेस्टर से जो रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हो आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आप इन सभी के नोट्स देखना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे ही फीचर्स आप इस ऐप में देख सकते हैं जो आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी और अच्छा बना देगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।